हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। अब इस वीडियो में दोस्तों हम अपना जो तीसरे नंबर का जो HSC CET का जो अपना एग्ज़ाम हुआ है उसका दोस्तों हम जो मैथ जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका हम कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। दोस्तों मैं आपको फर्स्ट और जो सेकंड शिफ्ट का अपना HSC CET का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सोल्यूशन मैं आपको दे चुका हूँ, और इस वीडियो में हम जो अपनी तीसरी शिफ्ट का यानी 27 तारीख को जो अपनी सुबह की जो तीसरी शिफ्ट हुई है उसके अंदर जो अपना HSC CET का एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो अपने जो मैथ हो जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए हैं उसके दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन करेंगे। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 30% मैथ हो जो रीजनिंग के है उनका हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और अब हम उसको स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। और इसके अंदर जो अपना पहला जो इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये मेरे पास इसमें अब की बार जो कोड दिए गए हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे किए गए हैं और जो ऑप्शन है वो भी दोस्तों आगे पीछे किए गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके जो पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आगे पीछे और जो ऑप्शन है वो दोस्तों आगे पीछे पा सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में जो हमें क्वेश्चन मिले हैं वो दोस्तों सभी के सभी सेम ही हमको मिले हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर जो अपना पहला प्रश्न इसके अंदर दिया गया है वो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है कि यदि S गुणा को दर्शाता है, P माइनस को दर्शाता है, R प्लस को दर्शाता है तथा Q भाग को दर्शाता है, तो दोस्तों हमें एक समीकरण दिया गया है उसको हमें हल करना है। वो समीकरण हमें क्या दिया गया है कि 146 41 आगे Q 121 P 100 S 2 R 100 ये दिया गया है। और पूछा है आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर कि इसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ये संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं 14641। क्यू का मतलब इसके अंदर भाग दिया गया है तो हम यहाँ पर भाग का निशान लगा देंगे 121। पी का मतलब इसके अंदर माइनस दिया गया है तो हम माइनस में 100 लगाएंगे। और एस का मतलब इसके अंदर गुणा दिया गया है तो हम गुणा में 2 लिखेंगे। आर का मतलब इसके अंदर क्या दिया गया है, आर का इसमें दोस्तों जमा को दर्शाता है तो जमा 100। अब हमें देखते हैं कि इसके आगे क्या आता है। अब दोस्तों हम यदि इसको भाग देंगे तो 121 से 1 पर जाएगा, फिर दोस्तों ये 2 पर जाएगा, फिर ये 1 पर जाएगा। तो आगे हम यदि माइनस है, माइनस में हम अब हम भाग के बाद में गुणा वाला करेंगे तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। आगे प्लस में 100 है तो अब हम इसको करते हैं तो माइनस के 200 है और जो प्लस के इसके अंदर 221 हो जाएंगे। माइनस के 200 है तो हम 221 में से 200 लेस करेंगे तो 21 आ जाएगा अपना। तो 21 इसका उत्तर आ जाएगा जो इस क्वेश्चन पेपर के अंदर डी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो 21 अपना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो अगला प्रश्न आता है उसमें क्या लिखा गया है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इसके अंदर दोस्तों एक श्रृंखला दी गई है और उस श्रृंखला के अंदर क्या लिखा गया है, यहाँ पर 14 लिखा गया है, फिर 14 लिखा गया है, फिर 28 लिखा गया है, 28 के बाद में 84 दिया गया है, फिर 336 दिया गया है। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया गया है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर पहले 1 से गुणा किया गया है, फिर 2 से गुणा किया गया है, फिर 3 से गुणा किया है, फिर 4 से गुणा किया, आगे 5 से गुणा होगी। और जब 5 से गुणा होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 0 3 असल लगेगी और 15 3 18 1 और 16 1680 आ जाएंगे। यानी 5 से गुणा होगी 1680 आ जाएंगे। यानी जो इसमें भी डी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके अंदर जो दर्पण दिया गया है उसके अंदर हम देखेंगे तो हमें दोस्तों जो डी ऑप्शन है वो इसका सही हमको लगेगा। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपना जो अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है। दोस्तों इसमें सबसे छोटा ऋणात्मक पूछा कि नेगेटिव पूछा है। तो इसमें हमें देखो क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, -2 -1 0 और -3 दिया गया है। हम देखें दोस्तों सबसे छोटा इसमें नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव सबसे छोटा क्या होगा, देखो ये 3 या नेगेटिव तो इसके अंदर, और सबसे छोटा कौन सा 1 है तो 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे छोटा जो नेगेटिव जो इसके अंदर पूर्णांक है वो दोस्तों -1 हो जाएगा। अपना जो आगे प्रश्न आता है साइन 90 डिग्री गुणा में कोस 0 डिग्री का मान हमसे पूछा है। दोस्तों साइन 90 डिग्री और प्लस में यानी गुणा में बीच में गुणा में कोस 0 डिग्री का हमें मान पूछा। दोस्तों हमें पता है कि साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है
और कोस 0 डिग्री पर भी 1 होता है, तो 1 गुणा में 1 हम करेंगे तो इसका 1 उत्तर आ जाएगा, जो कि इसके डी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त है जो उनके नीचे विकल्प के रूप में उस क्रम में दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करें। दोस्तों इसके अंदर एक श्रृंखला दी गई है और हमें जो विकल्प दिए गए हैं वो उनको इस श्रृंखला के अंदर भर के इसको दोस्तों कंप्लीट करना है। और ये श्रृंखला हमें इसके अंदर क्या दी गई है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस श्रृंखला को लिख लेते हैं। इस श्रृंखला में क्या लिखा गया है, बी सी ए, आगे बी ए बी सी ए सी ए, ये हमें श्रृंखला दी गई है। दोस्तों इसके मैं आपको उत्तर बताऊं तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर जो अपना इसके अंदर ए ऑप्शन है, यानी इसके अंदर ए सी ए बी आ जाएगा। अब यदि हम इसको भर के देखें तो यहाँ पर ए सी ए बी, ये यदि हम इसको भर के देखें तो अपना दोस्तों क्या बनेगा, इसके अंदर अपना क्या बन जाएगा, बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए। दोस्तों ये अपना बन जाएगा ये श्रृंखला। तो इसके अंदर अपना जो ऑप्शन है ए सी ए बी, यानी ए ऑप्शन इसके अंदर अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों इसके अंदर अपना कौन सा आता है मैथ और रीजनिंग का। एक कमरे का आयाम 40 मीटर 25 मीटर और इसमें 10 मीटर है। यदि इसे 2 मीटर गुणा में 1.25 मीटर के गुणा में 1 मीटर आयाम वाले घनाकार बक्सों में भरा जाता है तो भरे जाने वाले बक्सों की संख्या दोस्तों हमको निकालनी है। इसमें क्या दिया गया है कि एक जो कमरे का आयाम इसके अंदर क्या दिया गया है कि 40 मीटर और 25 मीटर और 10 मीटर दिया गया है। और दोस्तों इसके अंदर एक अलग हम इसके अंदर जो बक्स यानी घनाकार बक्सों को भरा जाता है, यानी इसको हमें इस प्रकार से काटा जाता है कि 2 गुणा में 1.25 के गुणा में 1, इस प्रकार से कट जाता है। तो भरे जाने वाले बक्सों की संख्या हमें निकालनी है। दोस्तों इन दोनों का जो होगा वो दोस्तों समान ही होगा, यानी इन दोनों का जो आयाम होगा वो दोस्तों समान ही होगा। तो यदि हम इसकी यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हम कितनी कर देंगे, 100 कर देंगे। अब हम इसको काटेंगे, अब हम यदि इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना कट जाएगा, ये 25 पर काटेंगे तो 4, ये 5 पर कट जाएगा, ये 2 पर कट जाएगा, ये फिर हम 2 पर काट देंगे तो इसका अपना कितना आ जाएगा, हम इसकी करेंगे 1000 और 4000 इसका उत्तर आ जाएगा, 4000 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर अपना डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे दोस्तों हमें सही विकल्प का चयन करना है जो तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित इकाइयों की व्यवस्था को इंगित करता है। दोस्तों हमें पता है कि इसके अंदर जो हमारी रोजगार यानी नौकरी लगने की जो प्रोसीजर इसके अंदर दी गई है, सबसे पहले इसके अंदर अपनी क्या होती है, सबसे पहले हम दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, फिर दोस्तों अपनी स्क्रूटनी होती है यानी समीक्ष होता है, फिर दोस्तों अपना इंटरव्यू होता है, फिर हमें जॉब का ऑफर दिया जाता है, हम जॉब के ऑफर को स्वीकार करते हैं तो हमें दोस्तों ज्वाइनिंग दी जाती है। तो इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले एप्लीकेशन आएगा, 2 आएगा, फिर स्क्रूटनी आएगी, फिर इंटरव्यू आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी इसके अंदर अपना 2 1 और 3 4 5 यानी डी ऑप्शन जो इसके अंदर दिया गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो अपना आता है कि इसके अंदर हमें वर्गमूल से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्या लिखा गया है कि हमें यहाँ पर 4 ये वर्गमूल हमें दिया गया है कि 3 वर्गमूल में 2 की स्क्वायर। इसको हम दोस्तों किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये यहाँ पर अपनी 2 की स्क्वायर है तो इसको हम 2 की स्क्वायर ही रहने देते हैं। ये यहाँ पर 3 अपना घनमूल है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों 4 दिया हुआ है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हम इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 गुणा में 1/3 गुणा में 1/4, यहाँ पर काटेंगे 2 पर कट जाएगा तो 2 की पावर 1/6 आ जाएगा इसके अंदर। तो इसका जो अपना ऑप्शन नंबर जो सी है जो 2 की पावर 1/6 वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। आगे जो अपना प्रश्न आता है कि निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण करना है और हमें ये इसके अंदर क्या हमें इसके अंदर संख्या दी गई है कि 8 के बाद में 24 फिर समानुपात दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के 32 दिया गया है। इसको दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, 2 की 4 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 2 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपना 6 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता कहती है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का लता से क्या संबंध है दोस्तों, ये हमको बताना है। तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लता क्या कहती है कि वह मेरे दादा, यानी हम इसको करके देखते हैं कि इसके जो लता है कि लता
इसका दादा, यहाँ पर इसका दादा है और यहाँ पर इसका पिता है, मान लीजिए इसका पिता है, वह क्या है, मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा, यानी इसके दादा का इकलौता बेटा इसका पिता होगा और इसका पिता का बेटा क्या होगा, इसका भाई होगा, इसका भाई होगा। और वह इशारा करते हुए तस्वीर की ओर कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी जो फिर इसका लता का क्या होगा, फिर ये इसका, यानी इसका दादा यानी इसका पिता ये है और इसका बेटा ये है, तो दोनों भाई बहन हुए, तो ये दोस्तों इसका भाई हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं और आगे अपना जो इसके अंदर आता है 2/11 का दशमलव रूप हमें बताना है कि 2/11 का हमें 2/11 का दशमलव रूप हमें बताना है। तो दोस्तों इसको हम 2 को 11 से भाग देंगे तो पॉइंट अपना कितना आ जाएगा, 1 के बाद में अपना 9, 0, 8, इस प्रकार ये से दोस्तों ये आ जाएगा। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि HSC CET के अंदर अपने 4 शिफ्टों में जो एग्जाम हुए हैं, लेकिन सबसे आसान जो शिफ्ट मैं बताऊं क्वेश्चन के हिसाब से, यानी जो जिसमें अंदर सबसे अच्छे, यानी जिसके अंदर सबसे आसान क्वेश्चन दिए गए वो दोस्तों ये तीसरी शिफ्ट ही है। तीसरी शिफ्ट सबसे आसान शिफ्ट है दोस्तों, और बाकी हम देखें सबसे मुश्किल शिफ्ट दोस्तों पहली शिफ्ट है। हम देखें तो दोस्तों चौथी शिफ्ट भी, उसके अंदर भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले गए हैं। तो दोस्तों हमें यदि कुल मिला के देखें तो दूसरी और तीसरी शिफ्ट है वो दोस्तों बहुत ही इजी शिफ्ट आई है, लेकिन जो पहली और चौथी शिफ्ट है वो दोस्तों हमें मुश्किल देखने को मिली है। तो दोस्तों आगे इसका हमें नॉर्मलाइजेशन है वो दोस्तों हमको देखने को मिल सकता है, तो उसका भी दोस्तों हम एक विश्लेषण जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे कि कौन सी शिफ्ट को कितना फायदा होगा, कौन सी शिफ्ट को कितना लॉस होगा, वो दोस्तों हम उसके अंदर आपको बताएंगे। अब दोस्तों अपना जो इसके अंदर आगे प्रश्न आता है कि इसके अंदर हमें एक शब्द दिया गया कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये हमसे पूछा गया। तो CONSTRUCTION ये दिया गया है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों हम सबसे पहले सेक्शन इसके अंदर दिया गया है, तो SUCTION ये हम बना सकते हैं। कॉइन्स इसके अंदर हम दोस्तों बना सकते हैं कॉइन्स, COINS ये भी हम बना सकते हैं। नोशन हम बना सकते हैं NOTION ये भी हम बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर कि COUTION ये हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। दोस्तों इसके अंदर हम देखें C भी है, A भी है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर दोस्तों ए नहीं है, तो हम ये अपना जो डी ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी दिए गए कंस्ट्रक्शन शब्द से हम डी अपना ऑप्शन जिसमें क्वेश्चन लिखा गया है वो हमें नहीं बना पाएंगे। ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, वे दोनों मिलकर इस काम को करें तो उस काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं, तो इसके अंदर हम आसानी से इस शिफ्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम किस प्रकार से करेंगे, ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी, ए जो है वो उस काम को 12 दिनों में करता है, बी उस काम को 18 दिनों में करता है। तो ये हम सबसे पहले इनका एक दिन का काम निकाल लेंगे, इसका एक दिन का काम 1/12, इसका 1/18 आ जाएगा। तो दोस्तों इनका हम एक दिन का काम निकाले, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो हम इनको जोड़ देंगे। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 5/36 ये इनका एक दिन का काम आ गया दोनों का। यदि हम दोस्तों इनका टोटल काम निकालेंगे तो हम इसको उल्ट देंगे, 36/5 आ जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो 7.2 आ जाएगा कि 7.2 दिन उनको लगेंगे। डी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपना जो आगे प्रश्न आता है उसमें लिखा है कि निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए, और इसके अंदर जो हमें समरूपता जो दी गई है उसके अंदर हमें ऐसे लिखा गया है कि ACEFHJ आगे OQS दिया गया है, यानी ABCDE एक अल्फ़ाबेट छोड़ा गया है, फिर E के बाद में सीधा FGHIJ, यानी यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं छूटा है, लेकिन इनके बीच में एक अल्फ़ाबेट छूटा है। तो दोस्तों OPQRS, S के बाद में हम यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं छूटेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटा है। तो S के बाद में TUV, V के बाद में WX, तो ये आ जाएगा, एक अक्षर यहाँ पर छूट जाएगा, तो TVX आ जाएगा, जो इसके अंदर हमें सी ऑप्शन के अंदर लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों अपना मैथ और रीजनिंग का कौन सा प्रश्न है। इसके अंदर निम्नलिखित इसके अंदर एक तालिका दी गई है, 5 वर्षों में एक शहर की जनसंख्या इसके अंदर दी गई है, 2016 से 2020 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है वो दोस्तों हमें बतानी है। 2016 में इसके अंदर 1.5 दी गई है,
और 2020 में इसके अंदर 2.7 दी गई है। यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है, 1.2 की वृद्धि हुई है, तो हमारा उत्तर 1.2 हो जाएगा। 1.2 जो मिलियंस में है तो हम यहाँ पर मिलियंस लिख देंगे, 1.2 मिलियन इसका उत्तर आ जाएगा। आगे दोस्तों हम देखते हैं अपना कौन सा प्रश्न आता है। इसके अंदर एक वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है और बाद में नए वेतन का 20% काट लिया जाता है। यदि अंतिम वेतन 12,000 रुपये तो वास्तविक वेतन में निकालना है। दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर हमें वेतन से संबंधित एक परसेंटेज से संबंधित ये प्रश्न है, उसको हम देखते हैं। उसमें लिख रहा है कि हम उसका 100 रुपये वेतन मानते हैं, 25% वृद्धि की जाती है तो वो 125 हो जाता है और बाद में नए वेतन का 20% काट लिया जाता है। अब यदि इसका 20% काटेंगे तो वो 25, इसका 25 कट जाएगा तो वापस ये 100 हो जाएगा। अब ये कहता है कि अंतिम वेतन में यदि 12,000 रुपये तो वास्तविक वेतन कितना था, यानी 100 का 100 उतना ही पड़ा है। ये यदि 12,000 है तो ये भी इसका 12,000 ही आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है जिसमें 12,000 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले 25% की वृद्धि की जाती है, बाद में 20% इसका काट लिया जाता है। इसका यदि हम 20% करेंगे तो 25 ही आएगा, तो 25 आएगा तो वापस 100 हो जाता है। ये दोस्तों 12,000 रुपये, तो ये भी इसका वास्तविक जो पहले वाला वेतन है वो भी 12,000 रुपये आ जाएगा। आगे अपना क्या आता है, दो मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उन्होंने 40,000 रुपये का लाभ कमाया है, तो लाभ में ए का कितना हिस्सा है दोस्तों, ये हमें बताना है। इसके अंदर जो ए और बी है वो 3:5 में जो निवेश करते हैं और उसी के अनुपात में ही दोस्तों ये लाभ हानि को बांटेंगे। तो 40,000 रुपये का इनको लाभ हुआ है, 3:5 में बांटेंगे। हमसे किससे क्या पूछा है, इसके अंदर हमें इसमें ए का पूछा है, तो ए का ये है, बी का ये है, इनको हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ए का कितना है, 3/8। ये काटेंगे 5,000 रुपये कट जाएगा तो 15,000 इसका आ जाएगा। बी का हम ज्ञात करते तो यहाँ पर 5/8 करते, ए का हमें ज्ञात करना है 3/8 करेंगे तो 15,000 इसका आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन के अंदर हमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। अगला जो प्रश्न आता है कि यदि 8,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश करने पर 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 1261 रुपये प्राप्त होते हैं, तो वार्षिक हमें ब्याज की दर इसके अंदर ज्ञात करनी है। दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन के हिसाब से ही करेंगे ताकि हमें दोस्तों कम समय इसके अंदर लगे। यदि हम फॉर्मूलों के चक्कर में पढ़ते हैं तो हमारा ज़्यादा समय लग सकता है, तो हम क्यों ना दोस्तों इन ऑप्शंस के हिसाब से चलें। 8,000 रुपये दोस्तों हम इसके अंदर निवेश किया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 3 वर्ष में उसको 1261 रुपये मिलते हैं। तो दोस्तों वो ब्याज की रेट हमें निकालने की, ब्याज की रेट क्या है दोस्तों, 3 वर्ष में 1261। दोस्तों सबसे पहले तो हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको हम 3 से भाग दे के देख लेते हैं, तो ये दोस्तों 400 के आसपास आएगा, 400 के आसपास आएगा। तो 400 के आसपास आएगा तो हम इसकी सीधी भी ऐसे देख सकते हैं, तो 5% इसकी आ जाएगी, 5%। अब हम दोस्तों इसको करके देखना पड़ेगा। यदि हमारे पास कम समय है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यदि कुछ टाइम है एग्जाम के अंदर तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, पहले इसमें 5% लगेगा तो इस पर 400 रुपये आ जाएगा। अब दूसरे वर्ष में क्या होगा, ये ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी इस पर ये 400 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, 400 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। इस पर भी दोस्तों ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 5%, तो 20 रुपये इसके भी हो जाएंगे। तीसरे वर्ष दोस्तों 400 रुपये तो इस पर लगना ही लगना है, साथ में जो अब तक ब्याज लगा है उस पर भी ब्याज लगेगा, उस पर ब्याज लगेगा, यानी इस पर भी ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लग चुका है अब तक, 820 पर भी दोस्तों 5% ब्याज लगेगा, तो 5% इसका कितना हो जाएगा, 41 रुपये हो जाएगा, 41 रुपये हो जाएगा। तो 441 रुपये ये हो गए और 820 रुपये ये हो गई, 820 रुपये ये हो गई, तो 1261 रुपये इस प्रकार से अपने हो जाएंगे टोटल। यानी पहले 400 लगे, फिर 420 लगेगा, फिर 441 लगेगा, तो टोटल 1261 रुपये लग जाएंगे। तो इसके अंदर इस प्रकार से हम इसको कर देंगे, तो 5% इसका उत्तर आएगा। जो 49वें जो क्वेश्चन है, 8,000 को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3 वर्ष के बाद में ब्याज के रूप में 1261 रुपये हमें मिलते हैं, तो ब्याज की दर अपनी कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। अपना जो अगला प्रश्न है उसमें क्या लिखा है कि यदि ए बी 3:2, बी सी 3:5 है, तो ए बी सी का हमें अनुपात निकालना है। तो दोस्तों इसके अंदर ए बी सी इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, ये अपना 3:2 आएगा, बी सी का हमें 3:5 दिया गया है। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसकी गुणा इनके साथ करेंगे, इसकी गुणा इनके साथ करेंगे। अब इनकी गुणा हम 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इनकी गुणा हम 2 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर 6 तो अपना आ गया, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो यही अपना आ जाएगा 9, 6, 10, 9, 6, 10 आ जाएगा।
तो अपना ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन 9, 6 जो 10 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपना अगला प्रश्न आता है, एक व्यक्ति को ये घड़ी 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए घड़ी को हमें किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है कि 450 रुपये की, यानी 450 रुपये की हम घड़ी बेचते हैं तो एक व्यक्ति 10% लॉस होता है, यानी वो फिर 100 की है 10% लॉस होगा तो 90 में उसने बेची होगी, यानी 90 के बराबर हुआ ये विक्रय मूल्य। इसका हम यदि क्रय मूल्य निकालेंगे तो हम 100 से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अपना 100 रुपये है, तो यहाँ पर इसको काटेंगे या 5 पे कट जाएगा तो हमारा 500 रुपये आ जाएगा कि 500 रुपये की घड़ी थी, उसको 10% लॉस पर यानी 50 रुपये लॉस पर इसने बेच दिया 450 रुपये में। अब ये पूछता है कि हमें 10% लाभ कमाना है तो हमें उस घड़ी को कितने पर बेचना चाहिए? इसको हम यदि 10% लाभ कमाएंगे तो इसका 110 कर देंगे बटे में 100, 20 से 20, ये 550 आ जाएगा, 550। या फिर हम इसका 10% निकाल लें तो वो 50 आ जाएगा। 500 रुपये इसका क्रय मूल्य है, 50 रुपये हम एक्स्ट्रा बेचेंगे तो 550 फिर भी हम इसका निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो अगला प्रश्न आता है, एक व्यक्ति 4 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। यदि वह अपनी गति 10% यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो समान दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? दोस्तों ये 4 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो गई। उसकी चाल कितनी हो गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हम क्या करेंगे, दूरी को समय से कर देंगे तो अपनी चाल आ जाएगी। 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा देता है तो समान दूरी को उसे तय करने में, यानी दोस्तों अब उसकी 30 है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएगा तो इसकी 40 हो जाएगी। और उसकी दूरी कितनी तय करनी है? 120 ही करनी है। तो इसको अब कितने समय लगेगा? अब इसको 3 घंटे लगेंगे। पहले इसको 4 घंटे लगते थे, अब इसको 3 घंटे लगेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। तो इसका सी ऑप्शन जिसमें 3 घंटे लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसकी पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई इसने तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब ये लिखता है कि अब उसको समान दूरी यानी 120 किलोमीटर ही निकालने में कितना समय लगेगा? उसको 3 घंटे लगेंगे। तो इसका सी ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमें अपना देखते हैं। आगे प्रश्न इसमें 64वें नंबर का आता है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 2000 अंकित करता है तथा 15% व 10% की क्रमिक छूट देता है। वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य हमें निकालना है। दोस्तों उस पर सबसे पहले उसने कितने रुपये अंकित किए ये हम देखते हैं। उसने जितना उसका अंकित मूल्य है उस पर वो 2000 रुपये अंकित मूल्य करता है, 2000 रुपये वो उस पर लिस्टेड प्राइस है उसका 2000 रुपये। बाद में वो इस पर 15% और इस पर 10% क्रमिक छूट देता है। तो हम उसको किस प्रकार से करेंगे? पहले वो कितनी देगा इसमें? 15% देगा तो वो दोस्तों 300 रुपये दे देगा तो 1700 रुपये बचेगी। बाद में कितनी देता है? बाद में 10% देता है तो 170 और दे देगा तो कितनी बचेगा? 1530 आ जाएगा। 1530 इसका विक्रय मूल्य बचेगा। पहले 10% देगा, इसका 15% देगा, फिर इसका 10% देगा तो 1530 जो है इसका मूल्य आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। आगे दोस्तों अपना प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जर्मन, फ्रेंच और भाषाओं के बीच में संबंधित सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है? दोस्तों ये अपनी भाषा है और भाषा के अंदर ही फ्रेंच भी आता है, जर्मन भी आता है, हिंदी, इंग्लिश सभी आ जाती है। तो ये इसका अपना आरेख बन जाएगा। भाषा के अंदर ही आती है जर्मन और फ्रेंच, तो हमने इसको भाषा मान लिया और ये जर्मन और फ्रेंच इसके अंदर ही हमने डाल दी। आगे क्या लिखा है कि x का बराबर में घनमूल हमें दिया गया है -27। यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए माइनस नहीं है तो इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का घन ही होता है 27। यहाँ पर दोस्तों हम इसको करते हैं तो माइनस माइनस यानी 3 है तो हम इसको 3 बार ऐसे लिखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये यदि हम प्लस और माइनस में से माइनस आ जाएगा। इस प्रकार से हम कर देंगे कि यहाँ पर 3 है तो हम इसको 3 बार इसकी गुणा करेंगे, 3 की 3 बार तो दोस्तों माइनस माइनस प्लस, और जो प्लस और माइनस में से माइनस आता है तो -3 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन के अंदर लिखा गया है। अब दोस्तों हम अपना आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। आगे अपना नीचे दिया गया है कि यदि नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, वह सही निष्कर्ष चुने जो दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया गया है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। निष्कर्ष दिया गया है सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर पर जाते हैं, शाम की सैर हानिकारक। दोस्तों इसमें सिर्फ एक जनरली बात की गई है कि सुबह की जो सैर होती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं होता कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर पर ही जाते हैं, यानी इसके अंदर कोई भी ऐसी सेंस नहीं बनती है। शाम की सैर के विषय में इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर हम लिखेंगे कि न तो 1 और न ही 2, इसमें से कोई भी जो निष्कर्ष है वो इसका अनुसरण नहीं करता है। तो इसका डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपना जो आगे प्रश्न आता है इसमें लिखा है कि 10 माइनस में
इसको साफ कर लेते हैं पहले। इसमें क्या लिखा है कि 10 माइनस में 2 गुणा में 3 आगे प्लस में 8 भाग में 2 का मान हमें निकालना है। दोस्तों हमें पता है कि बोडोमास के फार्मूले के अंदर सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को करते हैं तो यहाँ पर 6 कर देंगे, फिर हम भाग वाले को करेंगे तो यहाँ पर 4 कर देंगे। यहाँ पर अपना कितना है 10 है तो 10 का 10 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे प्लस के 14 हो गए, माइनस के 6 है तो हमारे कितने बच गए 8 बच गए। तो 8 इसका उत्तर आ जाएगा जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। 74वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकिरणों द्वारा सम्मुख कोण समान विभाजित होते हैं, विकिरण एक दूसरे को समान विभाजित करते हैं। दोस्तों इसके अंदर कौन सा सत्य नहीं है वो दोस्तों आपको कमेंट के माध्यम से ये बताना है कि जो 74वें नंबर का प्रश्न है समांतर चतुर्भुज से संबंधित, इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। आगे दोस्तों अपना जो प्रश्न आता है हम देखते हैं जो आगे कौन सा प्रश्न अपना जो रहता है, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी ये हमसे पूछा गया है। तो हम देखेंगे दोस्तों इसके अंदर कौन सी आकृति बनाई गई है। एक तो जैसे ये है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ बना कर, इस तरह की ये आकृति दी गई है, यहाँ पर एक तीर दे दिया बीच में। इस प्रकार हम यहाँ पर देखें तो इस तीर को इस प्रकार से टेढ़ा कर दिया इसमें, इस तीर को, और ये जो यहाँ पर त्रिभुज है ये यहाँ पर आ गया, इसके बिल्कुल बिल्कुल जो लास्ट में आ गया, यहाँ से इस प्रकार से आ गया, ये तीर बन गया। अब हम दोस्तों इसी प्रकार से इसको कर देंगे। इसके अंदर ये तीर दिया गया है, नीचे हमें एक वृत्त दे दिया है, इसे वृत्त, तो उसी प्रकार से करेंगे। ये तीर को हम टेढ़ा कर देंगे इस प्रकार से, और जो वृत्त है ये इसके बिल्कुल पीछे चला जाएगा। तो ये अपना आ जाएगा जो कि अपना ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे हम देखें तो दोस्तों अपना प्रश्न में दी गई आकृति के पैटर्न को जो विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति पूरा करती है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बना के दिखाऊं इसके अंदर कौन सी हमें आकृति दी गई है। इसके अंदर हमें एक यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है और इस वर्ग के अंदर हमें आकृति दी गई है। इसके अंदर इसको 4 भागों में बांटा गया है और यहाँ पर हमें ये इस प्रकार से ये आकृतियाँ दी गई है। सबसे पहले मैं ये बना लेता हूँ, फिर हमें इस प्रकार से दी गई है ये आकृति, ये इस प्रकार से है और ये यहाँ पर किस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, और ये दोस्तों इस प्रकार से हमें आकृति दी गई है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहीं वाला डंडा से लेना है, वही वाला डंडा से लेंगे तो इसके अंदर, और ऊपर वाले लेना है तो इसके अंदर दोस्तों जो बी और सी ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं। इसके अंदर जो ए और डी ऑप्शन है, जो ए और डी में जो इसका ये जो घुमाव देखना है, इसका घुमाव हम देखेंगे तो दोस्तों इसका हमें पता है कि जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके अंदर किस प्रकार की आकृति बनाई गई है। ये जो वर्ग है इसके अंदर इस प्रकार की आकृति बनाई गई है, क्योंकि यहाँ से घुमाव दिया है तो इनमें देखो सभी में ये यहाँ पर घुमाव है। अब आगे इसको ये सीधा बना दिया गया है तो यहाँ पर इसको हम सीधा बना देंगे, तो इस प्रकार से आकृति है तो सभी में, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना जो तीसरा नंबर का जो HSC CT का एग्जाम हुआ था उसका हमने दोस्तों मैथ और रीजनिंग का उसका हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर दिया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो 30 प्रश्न दिए गए थे मैथ और रीजनिंग के उसने हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर दिया है। मैं आपको पहला और दूसरी शिफ्टिंग का जो शिफ्ट हुई थी उसका सोल्यूशन मैथ और रीजनिंग का दे चुका हूँ। ये दोस्तों तीसरा शिफ्ट का सोल्यूशन है। अभी अपना चौथी जो शिफ्ट है उसके अंदर जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उनका सोल्यूशन अभी अपना रहता है, वो भी दोस्तों मैं आगे वाली वीडियो में लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये अपनी तीसरे जो शिफ्ट का जो मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन ये मैंने दिया। अब दोस्तों मिलते हैं अपनी चौथी वीडियो के अंदर अपनी यानी चौथा जो शिफ्ट है उसके जो मैथ और रीजनिंग के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।